जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 74वां वीडियो है और आज का टॉपिक है कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते के प्रयास। तो ये देखते हैं कि कौन कौन से कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौते के प्रयास किए गए ताकि देश का विभाजन ना हो। तो यहाँ पर शब्द है समझौते, यानी कि एक से अधिक प्रयास किए गए हैं। तो वर्ष 1943 से इसकी शुरुआत होती है और सन 1945 के बीच में इन दोनों को आपस में मिलाने का प्रयास किया जाता है। इन दोनों को आपस में समझौते के लिए प्रयास किया जाता है। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इससे पहले भी और अभी 1943 तक आते-आते दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ जाती है। इस दूरी को पाटने के लिए वर्ष 1943 से 1945 के बीच 3 प्रयास किए गए हैं और ये तीनों प्रयास असफल रहे हैं। तो इन तीनों प्रयासों से पहले थोड़ा-सा एक पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि भारत में क्या स्थिति थी। तो एक समय होता है 23 मार्च 1943, इसको ध्यान रखिएगा इस डेट को। और एक एक प्रयास किया जाता है 23 मार्च 1940। ये होता है लाहौर प्रस्ताव। लाहौर प्रस्ताव, इसको ध्यान रखिएगा, हम लोग पहले पढ़ा चुका हूँ। लाहौर प्रस्ताव, जहाँ पर पाकिस्तान की मांग की गई थी। किस चीज़ की मांग की गई थी? पाकिस्तान की मांग, अलग देश की मांग की गई थी, एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की गई थी। तो ये होता है, ये 23 मार्च 1940, जिसे हम लोग लाहौर प्रस्ताव कहते हैं। और ये है 23 मार्च 1943, वर्ष में अंतर है बट डेट वही है। तो इस दिन क्या किया गया कि 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। और वहीं पर हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1930 से कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये लोग पाकिस्तान दिवस मना रहे हैं और 26 जनवरी 1930 से इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता मना रही है। तो दोनों में देखिए कितना अंतर है, दोनों में कितना बड़ा मतभेद है। तो 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। उसके बाद एक और परिस्थिति आती है 1943 का, जिसमें बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल पड़ता है। दुर्भिक्ष ऐसी स्थिति होती है कि भीख भी मिलना मुश्किल हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा अकाल रहता है। और इस अकाल में इतना ज़्यादा स्थिति खराब थी कि 20 से 25 लाख लोग मारे गए थे। मतलब बंगाल में 20 से 25 लाख लोग भूख से मर गए थे, बंगाल में जो अकाल पड़ा था। ठीक है, देख लीजिए कितनी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि वर्ल्ड वार टू चल रहा था, वर्ल्ड वार टू चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में अनाज की कमी होती है, तो ब्रिटेन अपना स्थिति सुधारने में लगा था, तो भारत की स्थिति खराब होने लगी थी। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण साउथ ईस्ट एशिया से चावल का आयात नहीं हो सका। नहीं तो यहाँ से चावल का आयात हो जाता तो ये अकाल नहीं पड़ता, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में जापान ने अधिकार कर लिया था। ब्रिटेन तो अपनी स्थिति ठीक कर लिया, लेकिन बंगाल की और भारत की स्थिति धीरे धीरे डाउन होती चली गई और बंगाल में 1943 में एक अकाल पड़ता है, जिससे 20 से 25 लाख लोग मारे गए थे। देख रहे हैं कितनी खतरनाक स्थिति थी। ब्रिटिश सरकार भी अपना हाथ खींच ली थी, कह रहा था कि मैं युद्ध में फंसा हुआ हूँ। तो अगर ब्रिटिश सरकार चाहती तो सहायता देकर इस अकाल के दुष्परिणाम को कम कर सकती थी। इस वजह से लोगों में यह आक्रोश पैदा हुआ। अमर्त्य सेन भी कहते हैं, इस मतलब इस स्थिति पर, इस स्थिति को देखते हुए, अमर्त्य सेन इस स्थिति को नहीं, इस तरह की स्थिति को देखते हुए अमर्त्य सेन कहते हैं कि अकाल विभत्स रूप ले लेता है, यानी कि खराब रूप ले लेता है जो मानवीय कारण हो, यानी कि सरकार ने सहायता नहीं की तो वो जो अकाल है विभत्स रूप ले लेता है। अगर ब्रिटिश सरकार अगर भारत भारत में बंगाल में मदद कर देता अनाज की, तो ये स्थिति नहीं होती। खैर ठीक है, ये 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट है कि नए वायसराय आ चुके हैं। 1 अक्टूबर 1943 से नए वायसराय आ चुके हैं, इन्होंने पद संभाल लिया है, इसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1943 में क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हो जाता है, क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन खत्म हो जाता है। और ये 1945 आते थे, द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो जाता है। तो यानी कि 1943 से 1945 के बीच बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां भारत में शांत हो जाती है और विश्व में भी शांत होने लगती है। और इस बीच में क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, हिंदुओं की पार्टी समझा जाने लगा मुस्लिम लीग के द्वारा। और मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है ही, ऐसा तो स्वीकार कर ही लिया गया। तो ये दोनों पार्टियां रहती है और दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न होता है। और इसी मतभेद को दूर करने के लिए बहुत 3 समझौते किए जाते हैं और उन्हीं 3 समझौते की ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि रही, क्योंकि
क्यों? इसके पीछे कारण क्या रहा समझौते का? क्योंकि इन दोनों में तो खटास उत्पन्न हो ही चुका था। तो मुस्लिम लीग जो थी वो पाकिस्तान की माँग पे अड़े हुए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग राष्ट्र की माँग को लेकर तैयार नहीं थे। इस कारण से दोनों में गतिरोध उत्पन्न हुआ। ऐसे गतिरोध में हमारे नेता सोचे कि इस गतिरोध को दूर किया जाए, इस गतिरोध के दरारों को पाट दिया जाए। अगर हम गतिरोध नहीं दूर करेंगे तो ब्रिटेन के सामने हम अपनी बात को मजबूती से नहीं रखेंगे और जो ब्रिटेन है, यूके है, इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर कहा कि पहले आप लोग अपने दोनों क गतिरोध को दूर कीजिए, तभी हम कोई बात सुनेंगे। तो हमारे नेता सोचे कि एक बार अपने बीच के गतिरोध को खत्म किया जाए। इसी खत्म करने के प्रयास में 3 समझौते हुए। तो आइए बारी-बारी से समझते हैं कि 3 समझौते कौन-कौन थे। तो ये रहा थोड़ा-सा कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते के प्रयास की पृष्ठभूमि, ठीक है? इसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस लीग एग्रीमेंट एंडेवर ये सारे जितने भी प्रयास किए जाएंगे यानी कि व्यक्तिगत स्तर पे किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला प्रयास है सी राजगोपालाचारी फार्मूला। सी राजगोपालाचारी फार्मूला जुलाई 1944 में पेश किया गया। सी राजगोपालाचारी वही है जो फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने गवर्नर जनरल बना था आज़ाद भारत का। और गांधी जी के ये समधी भी थे। गांधी जी के समधी भी थे जो इनके देवदास देवदास इनके पुत्र थे गांधी जी के। ये राजगोपालाचारी के पुत्री से विवाह किया था। तो यानी कि कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते के प्रयास में व्यक्तिगत स्तर पर सबसे पहला फार्मूला था सी राजगोपालाचारी फार्मूला, जो कि जुलाई 1944 में पेश किया गया। सी राजगोपालाचारी वही हैं जो फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने गवर्नर जनरल का पद आज़ाद भारत में संभाला था। उसके बाद देखते हैं कि गांधी जी के ये समधी भी रहते हैं श्री राजगोपालाचारी यानी कि देवदास के ससुर रहते हैं। गांधी जी के पुत्र रहते हैं देवदास, इनके ससुर रहते हैं और ये आगे चल के मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। इन्होंने 10 जुलाई 1944 को फार्मूला पेश किया था और इन्होंने कहा था कि दोनों मिलकर यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर स्वतंत्रता की मांग करें अंग्रेजों से और प्रांतों में अस्थायी सरकार बनेगी तो लीग कांग्रेस की मदद करे, अलग-अलग सरकार नहीं बनाए, दोनों मिलकर सरकार बनाए। और तीसरा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पाकिस्तान की मांग वाली क्षेत्र यानी कि नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत और ये वाला नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, बांग्लादेश वाला पार्ट, इन क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराया जाए एवं जनता के मत के अनुसार निर्णय लिया जाए। ठीक है? कि जनमत संग्रह हो जाए, उसके बाद जनता के अनुसार निर्णय लिया जाए। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर जनमत विभाजन के रूप में आता है तो अगर विभाजन हो भी तो प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार, यातायात पर संयुक्त समझौता किया जाए यानी कि दोनों दोनों देश मिलकर इन चीज पर फैसला लें। ऐसा इनका फॉर्मूला था। ये सब तब होंगे जब देश आज़ाद होगा, ऐसा इन्होंने सिराजकुलाचारी ने कहा। जिन्ना और मुस्लिम लीग जिन्ना जो मुस्लिम लीग में ही थे, जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इस सिराजकुलाचारी फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। सीधे-सीधे इसमें द्विराष्ट्र के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया, इसलिए जिन्ना ने इस फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया क्योंकि टू नेशन थ्योरी जिन्ना चाहते थे। ये चाहते थे जिन्ना कि अगर जनमत संग्रह भी हो तो जनमत संग्रह में वोट देने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों को हो। ये मुस्लिम लीग की मांग थी क्योंकि अगर जनमत संग्रह होता है और मुसलमान वोट देते हैं तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत आएगा ही आएगा। ठीक है? और उसके अलावा हम देखेंगे कि सी राजगोपालाचारी के जो फॉर्मूला इन्होंने पेश किया था तो हिंदू नेता वीर सावरकर ने राजगोपालाचारी के फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। ठीक है? क्योंकि सैद्धांतिक रूप से श्री राजगोपालाचारी द्विराष्ट्र के सिद्धांत के समर्थन में थे, इसलिए इन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रयास था सी राजगोपालाचारी का फॉर्मूला जुलाई 1944 में। अब देखते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के समझौते में दूसरा प्रयास है गांधी जिन्ना वर्ता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। गांधी जी किसी भी हालत में देश की बंटवारा नहीं चाहते थे, लेकिन जिन्ना बहुत ही जिद्दी व्यक्ति थे। ठीक है? तो कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते में अगला प्रयास है गांधी जिन्ना वार्ता और गांधी जी चाहते थे कि किसी भी हालत में देश का बंटवारा ना हो, लेकिन जिन्ना बहुत ही जिद्दी टाइप के व्यक्ति थे। इसलिए गांधी जी पत्र के माध्यम से जिन्ना को वार्ता के लिए आमंत्रित किए और यह वार्ता सितंबर 1944 से लेकर 24 सितंबर 1944 तक चलती है। ठीक है? तो गांधी जिन्ना वार्ता, इसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते के प्रयास में अगला प्रयास है गांधी जिन्ना वार्ता। गांधी जी
किसी भी हालत में देश की बँटवारा नहीं चाहते थे, लेकिन जिन्ना बहुत ही ज़िद्दी टाइप के व्यक्ति थे। इसके अलावा इस चीज़ को इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए गांधी जी पत्र के माध्यम से जिन्ना को वार्ता के लिए आमंत्रित किए और यह वार्ता 19 सितंबर 1944 से लेकर 24 सितंबर 1944 के बीच में रही, लेकिन यह वार्ता असफल रही। गांधी जी ने जिन्ना से स्पष्ट रूप से कहा कि मैं यह इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नहीं आया हूँ। यानी कि गांधी जी ने जिन्ना से स्पष्ट रूप में कहा कि मैं यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नहीं आया हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे आया हूँ और आपकी पाकिस्तान की मांग बहुत ही भद्दी मांग है। यानी कि जहाँ हम स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे हैं, देश को आज़ाद करने की मांग कर रहे हैं, आप वहीं पर देश को 2 भागों में बाँटने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका बहुत ज़्यादा भद्दी मांग है। अगर आपको अलग राष्ट्र चाहिए तो राजगोपालाचारी के फ़ॉर्मूले को स्वीकार कर लीजिए। अलग राष्ट्र चाहिए तो राजगोपालाचारी का फ़ॉर्मूला था कि नॉर्थ वेस्ट प्रांत और नॉर्थ ईस्ट प्रांत जहाँ अभी बांग्लादेश है, यहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाए। यानी कि गांधी जी राजगोपालाचारी के फ़ॉर्मूले को स्वीकार करने के पक्ष में थे। इसके अलावा ये कहा कि एक आयोग बनाकर उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है। इसके बाद वहाँ जनमत संग्रह कराया जाए। जो भी फैसला आएगा आज़ादी के बाद अलग राज्य बना दिया जाएगा। यानी कि जो भी फैसला आएगा उस क्षेत्र को अलग राज्य बना दिया जाएगा। इसे भी जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया। इस चीज़ को अस्वीकार कर दिया क्योंकि जिन्ना जानता था कि अगर रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह अगर उनके पक्ष में नहीं आया तो ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। जिन्ना स्वप्न देखने लगे थे अलग राष्ट्र का। ये जानते थे कि आज़ादी के बाद जो बहुसंख्यक हो गए हिंदू होंगे और हिंदुओं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिकार है और ये भी सपना देख रहे थे कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। तो लेकिन ये गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान नेहरू का अपना प्रतिनिधि घोषित कर ही दिए थे, तो जिन्ना प्रधानमंत्री नहीं बनते, इसलिए ये इस गांधी वार्ता को सफल नहीं किए। यानी गांधी जिन्ना वार्ता जो हुआ था इस चीज़ को सफल नहीं होने दिया जिन्ना ने। उसके बाद गांधी जी ने कहा था कि प्रशासन यानी कि दोनों के बीच में अगर संधि हो रही है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, तो संधि हो तो प्रशासन, विदेश मामले, रक्षा, आंतरिक संचार, कस्टम पर और संयुक्त संचालन पर विचार प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि प्रशासन, विदेशी मामले, रक्षा, आंतरिक संचार, कस्टम पर संयुक्त संचालन का विचार प्रस्तुत किया जाएगा दोनों देशों के, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। अगर द्विराष्ट्र का सिद्धांत मानी कि दोनों के बीच में एक संधि होती है तब द्विराष्ट्र नहीं बट अलग अलग क्षेत्र बांट भी दिए जाते हैं तब, ऐसा गांधी जी का मानना था। ठीक है, तो ये गांधी जिन्ना व्रत रहा। अब अगला अपना है देसाई लियाकत समझौता। देसाई का इनका पूरा नाम है भूलाभाई देसाई। ये कांग्रेस लीडर हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, और यहीं पर लियाकत जी इनका नाम है नवाब ज्यादा लियाकत अली खान। ये डिप्टी लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। यानी कि एक आदमी देसाई जो हैं कांग्रेस से हैं और दूसरे हैं मुस्लिम लीग से। तो इन दोनों के बीच में एक समझौता पेश किया जाता है जनवरी 1945 में, लेकिन इस समझौते का कोई नतीजा नहीं आता है। और इस प्रस्ताव में किया गया, ये एक तरफा प्रस्ताव नहीं है जैसे कि श्री राजगोपालाचारी एक तरफा प्रस्ताव था, तो ये एक तरफा नहीं है क्योंकि दोनों का समझौता हो रहा है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का। इसमें कहा गया कि एक अंतरिम सरकार बनेगी। इसमें केंद्रीय विधानमंडल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समान सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा और जो अल्पसंख्यक है 20% सीट अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित होंगे। ये देसाई लियाकत समझौता था। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या हुआ कि इस प्रस्ताव के बाद मतभेद और गहरे होते चले गए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, और इन तीनों के प्रयास का कोई परिणाम नहीं निकला। यह मतभेद बढ़ते चले जा रहा था और बिना देश में विभाजन की कोई बात नहीं चलेगी। अगर ऐसी स्थिति आ गई कि अब दोनों में मतभेद इतना बढ़ गया, अब मतभेद बहुत गहरा हो गया कि देश का विभाजन के बगैर कोई बात बनेगी ही नहीं बनेगी। ठीक है, ये सारा दौर 1942 के बाद जन आंदोलन नहीं होने के कारण बातचीत का दौर चल रहा था। तो ये 3 बातचीत का दौर चला 1942 के बाद। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं, इस बीच देश को आज़ाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस का प्रयास चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस 1939 में भारत से चले गए और बाहरी राष्ट्रों से समर्थन से सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने का सुभाष चंद्र बोस प्रयास कर रहे थे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि बिना देश के बंटवारे का कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं होगा। तो ये कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते का प्रयास किया गया। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में बेबल प्लान देखेंगे।
तो आइए देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो कांग्रेस मुस्लिम लीग के समझौते में 3 प्रयास किए गए थे। क्यों किए गए थे? ताकि इंडियन मुस्लिम लीग में जो गतिरोध है उसको खत्म करके एक साथ स्वतंत्रता की मांग की जाए। इसमें सबसे पहला था श्री राजगोपालाचारी फॉर्मूला, उसके बाद गांधी जिन्ना वार्ता, उसके बाद देसाई लियाकत समझौता। और ये तीनों समझौते असफल रहे और अंत में निष्कर्ष निकला कि बिना देश के विभाजन का कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे वेवेल योजना। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।